Hello students, welcome again to this channel, English on your fingertips. In our previous lecture, we studied and started time and tense topic. And in this time and tense topic, we studied first tense, simple present tense और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है, उसकी पहचान क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस तरह से ट्रांसलेशन के लिए किन रूल्स को फॉलो करते हैं, अफर्मेटिव में क्या रूल्स होते हैं, नेगेटिव में क्या रूल्स होते हैं, इंटेरोगेटिव में क्या रूल्स होते हैं, ये हमने स्टडी कर लिया था। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किन कंडीशंस में किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ करना होता है, वो आज हम स्टडी करेंगे। आज हम समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किन किन कंडीशंस में किया जाना चाहिए, ये किन किन कंडीशंस में किया जाना मस्ट है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हमने पहचान बताई थी, तो कई बार ऐसा होता है कि पहचान सेंटेंस की कुछ और होती है, लेकिन कंडीशन और सिचुएशन इस तरह की होती है कि उन कंडीशंस में हम उसको पहचान किसी और टेंस की होती है, लेकिन उसको हम ट्रांसलेट किसी दूसरी कंडीशन में करते हैं। यहाँ भी एक दो चीज़ें आपको इस तरह से देखने को मिलेगी कि पहचान टेंस की क्या है और हम ट्रांसलेट उसको कैसे करेंगे। तो इसको लेकर के हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। वन बाय वन चलते हैं। नंबर फर्स्ट, पहला नंबर, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई भी सार्वभौम सत्य। कौन सा होता है यूनिवर्सल ट्रुथ? यूनिवर्सल ट्रुथ जो हर जगह एप्लीकेबल होता है, हर जगह सत्य होता है, उसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, सार्वभौम सत्य कहते हैं। जो सार्वभौम सत्य होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखिए ये सार्वभौम सत्य है, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में ही उगता है, कहीं पश्चिम में नहीं उगता। तो सार्वभौम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए हम हमेशा इसी को इसी तरह से द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ यदि होता है, कोई भी सार्वभौम सत्य यदि होता है, तो जब भी हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, इसकी पहचान भी सिंपल प्रेजेंट वाली होती है। देखो जैसे इसमें कहा है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इनकी पहचान भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस वाली होती है, और इनको हम ट्रांसलेट भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। और यहाँ एक रूल होता है, हालांकि मैं बाद में टॉपिक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं आपको, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का एक रूल होता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यदि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में दी होती है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज की वर्ब भी कंपलसरी पास्ट टेंस में ही होती है। लेकिन उसका भी एक्सेप्शन होता है कि यदि सबऑर्डिनेट क्लोज में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिया होता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ दिया होने के कारण उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हम रखते हैं, चाहे उसकी प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में ही क्यों ना दी हो। यदि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में भी दी हो, तब भी हम सबऑर्डिनेट क्लोज को सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, क्योंकि उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हुआ है। देखिए जैसे हम कहें द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स that अब देखिए ये आपकी प्रिंसिपल क्लोज है, और ये प्रिंसिपल क्लोज किसमें है? पास्ट टेंस में दी है। क्या है सीक्वेंस ऑफ टेंस का नियम कि यदि प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब पास्ट टेंस में दी होती है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज की वर्ब को
निश्चित रूप से पास्ट टेंस में ट्रांसलेट किया जाता है, चाहे वो हिंदी में किसी भी टेंस में दी हो। तो ये पास्ट टेंस में है, लेकिन ये शाइन, शोन होना चाहिए था, ये शाइन, चूँकि प्लूरल है स्टार्स तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, द स्टार्स शाइन एट नाइट, तारे रात को चमकते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए इसको हम सिंपल प्रेजेंट में ही रखते हैं, यद्यपि हमारी जो प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब है वो पास्ट टेंस में दी है। तो फर्स्ट जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं उन यूनिवर्सल ट्रुथ को हम हमेशा किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही ट्रांसलेट करते हैं। ये फर्स्ट रूल आपका। सेकंड रूल देखते हैं। साइंटिफिक फैक्ट और प्रिंसिपल्स। साइंस के जितने भी सिद्धांत होते हैं, विज्ञान के जितने भी नियम होते हैं, जितने भी सिद्धांत होते हैं, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो थ्योरीज होती है, जो साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, वो भी हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। कोई भी जो साइंस का नियम होता है, कोई भी जो विज्ञान का नियम होता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, क्योंकि हम कहीं भी उसको यदि जांचते हैं, मापते हैं, तो हमेशा अपनी कसौटी पर खरा उतरता है। एग्जाम्पल, हॉट एयर बिकम्स लाइट। अब देखिए, ये साइंस का नियम है कि हवा गर्म होने पर हल्की हो जाती है। आप यहाँ देख लें, यहाँ भी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यदि आप किसी दूसरे स्थान पर जा कर के देखेंगे, वहाँ भी हवा हमेशा गर्म होने पर हल्की हो जाती है। और इसीलिए गर्मियों में जब हम फैन ऑन करते हैं तो छत के पास जो हवा होती है, यानी ऊपर जो हवा होती है, वो गर्म होती है। तो स्टार्टिंग में हमें गर्म हवा लगती है, फिर उसके बाद ठंडी हवा लगनी शुरू होती है, क्योंकि हल्की होने के कारण गर्म हवा रूम में ऊपर इकट्ठी हो जाती है। तो ये जितने भी साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हमेशा किस में बनते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनते हैं। थर्ड नंबर, प्रोवर्ब्स। जितनी भी कहावत होती हैं, जितनी भी कहावत या लोकोक्तियाँ होती हैं, वो सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। क्योंकि प्रोवर्ब्स जो होती हैं, जो कहावत होती है, जो लोकोक्तियाँ होती हैं, वो हमारे पूर्वजों के द्वारा कसौटी पर कस करके देखी जा चुकी होती है, हमेशा एप्लीकेबल होती हैं, वो भी लगभग यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। जैसे द बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। गरजने वाले बादल कभी नहीं बरसते हैं, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। ये प्रोवर्ब है, ये कहावत है, इसलिए इसको हम हमेशा सिंपल पर, कोई भी कहावत हो, जैसे ये है, पेशेंस यूजुअली विंस इन द एंड। पेशेंस यूजुअली विंस इन द एंड, सब्र का फल मीठा होता है। विंस सिंपल प्रेजेंट, ये भी कहावत है। तो जो भी कहावत होती है, एम्प्टी वेसल्स साउंड मच, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जितने भी कहावत होती हैं वो सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती हैं, क्योंकि वो भी लगभग यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। तो नंबर थर्ड, जितनी भी प्रोवर्ब्स होती हैं वो सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ट्रांसलेट करते हैं। तो आपके पास तीन चीज़ें आ चुकी। नंबर फोर, नेचर ऑफ ए नाउन।
किसी नाउन की प्रकृति या स्वभाव। किसी नाउन की प्रकृति या स्वभाव जब हम प्रकट करते हैं तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बताते हैं, क्योंकि नाउन की प्रकृति या स्वभाव जो होता है वो भी अपरिवर्तित होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने कहा आइस इज कोल्ड। अब आइस की प्रवृत्ति क्या होती है? आइस की जो प्रकृति होती है, आइस का जो स्वभाव होता है वो कोल्ड होता है। जिस तरह से हमने कहा वाटर इज लिक्विड, तो वाटर का स्वभाव क्या होता है? वो लिक्विड होता है। यदि हम कहें स्टीम इज हॉट, भाप गर्म होती है, ये उसका स्वभाव होता है। तो किसी भी, अब यदि हम कहें मिल्क इज वाइट, तो ये मिल्क की नेचर होती है कि मिल्क की नेचर क्या होती है? वाइट। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट में, अब यदि हम इसको प्रेजेंट की बजाय पास्ट में कर दे, क्योंकि मिल्क पास्ट में भी वाइट होता था, प्रेजेंट में भी वाइट है, फ्यूचर में भी वाइट ही रहेगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये नेचर ऑफ ए नाउन, किसी नाउन की प्रकृति या स्वभाव जो होता है वो भी एक तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सार्वभौम सत्य होता है। तो उसको भी हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। फिफ्थ देखते हैं, जो रिपीटेड एक्शन होते हैं, जो रिपीटेड एक्शन होते हैं उनको भी हम हमेशा किस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। रिपीटेड एक्शन, दोहराए जाने वाले कार्य। देखिए एग्जाम्पल, आई गेट अप एट 5 AM डेली, ये रिपीटेड एक्शन है, रोजाना होता है। इसी तरह से आई गो टू स्कूल एट 7:30 डेली, मैं रोजाना स्कूल 7:30 पे जाता हूँ, ये भी रिपीटेड एक्शन है। तो जो रिपीटेड एक्शन होते हैं उनको भी हम किस में बनाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जैसे ये है द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी रिपीटेड एक्शन है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये भी रिपीटेड एक्शन है। तो जो रिपीटेड एक्शन होते हैं उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। नंबर 6 क्या है? प्रेजेंट की हैबिट्स। जो प्रेजेंट की हैबिट्स होती है वो सिंपल प्रेजेंट में बनती है। यहाँ हम प्रेजेंट की हैबिट्स ना कह करके यदि हैबिट्स भी कहते हैं, हैबिचुअल एक्शन, हम ये कह सकते हैं कि जो भी हैबिचुअल एक्शन होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनते हैं। देखिए जैसे शी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये हैबिट है उसकी, तो उसका ये हैबिचुअल एक्शन है, इसलिए हम इसको किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। इसी तरह से ही नेवर टेल्स ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ये उसकी हैबिट है, उसका हैबिचुअल एक्शन है, इसलिए हम इसको किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं शी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, वह बहुत मधुर गीत गाती है, ये भी उसका हैबिचुअल एक्शन है, हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रहे, देखिए यदि पास्ट की हैबिट है, जो पास्ट में तो थी लेकिन अब नहीं रही, जैसे मैं ये कहूँ कि माई ओल्ड मदर, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी नाइस स्टोरीज, अब वो सुनाती थी। पास्ट की हैबिट को हम यूज्ड टू यूज़ करके यूज़ करते हैं, वुड लगा करके ट्रांसलेट करते हैं। माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल मी नाइस स्टोरीज, ये माई ग्रैंड मदर वुड टेल मी
नाइस स्टोरीज। तो पास्ट की हैबिट को अलग से बनाते हैं, लेकिन ये हैबिट जो प्रेजेंट की हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है, तो उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। नेक्स्ट, और बहुत क्रूशियल चीज़ें हैं ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कंडीशनल सेंटेंसेस। सबऑर्डिनेट क्लोज सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनती है इफ 3 कंडीशन। फर्स्ट, बोथ द क्लोजेस आर गिवन in future tense। यदि दोनों क्लोज, यानी जो कंडीशनल सेंटेंस होती है उसमें 2 क्लोज होती हैं, एक प्रिंसिपल क्लोज, एक सबऑर्डिनेट क्लोज, या हम एक मेन क्लोज और एक कंडीशनल क्लोज। कंडीशनल क्लोज वो होती है जिसमें कंडीशन जिसके द्वारा शर्त प्रकट की जाती है, और जो दूसरी क्लोज होती है वो मेन क्लोज होती है। देखिए इस तरह से हम देख सकते हैं, इसमें इफ प्लस सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट प्लस कोमा, ये कंडीशनल क्लोज, चूँकि इसके द्वारा शर्त प्रकट की गई है। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी कह सकते हैं। और यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट, ये प्रिंसिपल क्लोज, इसको हम मेन क्लोज भी कह सकते हैं। ये पहले भी लिखी जा सकती है, यदि ये पहले लिखी जाएगी तो बीच में कोमा नहीं आ जाएगा, सेंटेंस के बीच में इफ आ जाएगा। देखिए एक सेंटेंस देखते हैं, इफ she works hard, comma, she will pass। अब देखिए ये सेंटेंस यदि हम हिंदी में बोल रहे हैं तो दोनों फ्यूचर में बोले, यदि वह मेहनत करेगी तो वह पास हो जाएगी। जब इस तरह के सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं तो दोनों क्लोज आपकी फ्यूचर में हमें प्रतीत होती है। यदि वह मेहनत करेगी तो वह पास हो जाएगी, इसको हम ये कहते हैं सी विल पास इफ सी वर्क्स हार्ड। तो यदि दोनों क्लोजेस फ्यूचर टेंस में दी होती हैं तो हम सबऑर्डिनेट क्लोज को सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ईएस लगा करके, और यदि आई या प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम फर्स्ट फॉर्म लगा करके ट्रांसलेट करते हैं। तो पहली कंडीशन, यदि कंडीशनल सेंटेंस में दोनों क्लोजेस फ्यूचर टेंस में दी हैं तो हम जो कंडीशनल क्लोज है या सबऑर्डिनेट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। कंडीशनल क्लोज का आई थिंक ये क्लियर हो गया। कंडीशनल क्लोज का ही दूसरा रूल, कंडीशनल सेंटेंस का ही नंबर सेकंड में क्या है, नंबर 2, रूल नंबर 7 का नंबर 2 क्या, इफ imperative sentence is given as principal clause। यदि प्रिंसिपल क्लोज इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो सबऑर्डिनेट क्लोज को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। देखिए एग्जांपल, इफ सी wants to go, sorry, if you want to go, go, if you want to go, यदि तुम जाना चाहते हो
जाओ। अब देखिए ये आपका सेंटेंस और ये सेंटेंस आपका क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज, या हम क्या कह सकते हैं, कंडीशनल क्लोज। और ये क्या है आपकी, ये आपकी प्रिंसिपल क्लोज है, या हम इसको क्या कह सकते हैं, मेन क्लोज। तो यहाँ मेन क्लोज आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, केवल एक वर्ड की, गो, जाओ। मैंने जब इंपेरेटिव सेंटेंस समझाए थे तो आपको बताया था कि सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन एटसेट्रा का भाव होता है और सब्जेक्ट यू हिडन होता है। अब इसमें सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है, जाओ, और ऑर्डर की सेंस है, इफ़ यू वांट टू गो, यदि तुम जाना चाहते हो जाओ, यदि तुम जाना चाहते हो चले जाओ। आप ऐसे बोल सकते हैं, यदि तुम जाना चाहते हो चले जाओ। अब ये चले जाओ, ये क्या आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो यदि मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज में इंपेरेटिव सेंटेंस दिया हो तो आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी या कंडीशनल क्लोज होगी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनती है। तो कंडीशनल सेंटेंस का रूल नंबर 2 और कंडीशनल सेंटेंस का रूल नंबर 3 वो क्या है कि यदि प्रिंसिपल क्लोज में कोई मॉडल ऑक्सिलरी दी हो, यदि कंडीशनल क्लोज में कोई मॉडल ऑक्सिलरी दी हो, इफ ए मॉडल is given in principal clause, subordinate clause will be in simple present tense. Can, could, may, might, shall, should, इनमें से कोई भी यदि मॉडल दी होगी प्रिंसिपल क्लोज में कंडीशनल सेंटेंस के, तो सबऑर्डिनेट क्लोज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी। देखिए एग्जांपल, यू मे गो इफ यू वांट टू स्लीप। अब देखिए यू मे गो, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लोज, और इफ़ यू वांट टू स्लीप ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज। हम इसको क्या कह सकते हैं, मेन क्लोज, और इसको क्या कह सकते हैं, कंडीशनल क्लोज, क्योंकि इसके द्वारा शर्त प्रकट की गई है। तो जिसके द्वारा शर्त प्रकट की गई है उसको हम कंडीशनल क्लोज कहेंगे, और जो दूसरी क्लोज है उसको हम मेन क्लोज कहेंगे। अब इस मेन क्लोज में देखिए मॉडल दी है, यू मे गो, तुम जा सकते हो, तो इसमें मॉडल दी गई है, तो ये सेंटेंस आपका किसमें बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। यू मे गो इफ़ यू वांट टू स्लीप, यदि तुम सोना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो अगर तुम सोना चाहते हो। तो जो आपके कंडीशनल सेंटेंस हैं उसमें 3 कंडीशन है, 3 रूल हैं कि यदि दोनों क्लोज फ्यूचर टेंस में हो तो कंडीशनल क्लोज सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगी, उसमें विल और शैल नहीं लगेगा। इस तरह के सेंटेंसेस कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसी तरह के सेंटेंसेस जो आपका 12th क्लास का एक वो होता है सिंटैक्स, सिंटैक्स में क्या होता है कि सेंटेंस दिए होते हैं और उनमें आपको करेक्शन बताना होता है, क्या उसमें मिस्टेक है और किस तरह से उसको आप करेक्ट करेंगे। और जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम में किस तरह का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है जो आपकी देखते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हुआ आपका और इसमें पूछ लिया फाइंड द एरर। इट मीन्स इस सेंटेंस को ए, बी और सी और डी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यदि इसके ए पार्ट में मिस्टेक है तो आपका आंसर ए, यदि इसके बी पार्ट में मिस्टेक है आपका आंसर बी, यदि इसके सी पार्ट में मिस्टेक है आपका आंसर सी, और यदि उसमें कोई मिस्टेक नहीं है तब ये भी जरूरी नहीं मिस्टेक होगी, हो सकता है ना भी हो, यदि नहीं है तो आपका आंसर डी होता है। तो इस तरह का जो सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है विशेष रूप से जो आपका कंडीशनल सेंटेंस वाला है वो हर एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है।
अब देखिए, शी विल सिंग ए सॉन्ग इफ़ यू विल डांस। शी विल सिंग ए सॉन्ग, ये प्रिंसिपल क्लोज है। इफ़ यू विल डांस, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लोज के द्वारा शर्त प्रकट की जाती है, तो उसको हम कंडीशनल क्लोज भी कहते हैं। और जब दोनों क्लोज फ्यूचर टेंस में दी जाती हैं, अभी मैंने आपको बताया है रूल कि कंडीशनल सेंटेंस में यदि दोनों क्लोज फ्यूचर टेंस में दी होती है तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनती है। लेकिन यहाँ ये भी फ्यूचर टेंस में बनी है। यू विल डांस, शी विल सिंग, तो शी विल सिंग ये भी फ्यूचर में, यू विल डांस ये भी फ्यूचर में, जबकि जो प्रिंसिपल क्लोज है वो फ्यूचर में होगी और जो सबऑर्डिनेट क्लोज है या कंडीशनल क्लोज है वो फ्यूचर में नहीं होगी, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी। तो आपका आंसर हो गया सी, क्योंकि सी आंसर में मिस्टेक है। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जिस पार्ट में मिस्टेक की पॉसिबिलिटी होती है उस पार्ट को अंडरलाइन कर देते हैं, इसको बोलते हैं इम्प्रूवमेंट द सेंटेंसेस। इम्प्रूवमेंट द सेंटेंसेस। अब इम्प्रूवमेंट में ये पार्ट इसका अंडरलाइन कर दिया, इट मीन्स इस पार्ट में मिस्टेक है या हो सकती है। यदि हो सकती है अंडरलाइन पार्ट में तो इसका ए ऑप्शन रखने से इम्प्रूव हो जाएगा, बी रखने से इम्प्रूव हो जाएगा, सी रखने से इम्प्रूव हो जाएगा। और यदि उसमें मिस्टेक नहीं है या इन तीनों से नहीं होता तो आपका आंसर नो इम्प्रूवमेंट। मिस्टेक है और इनमें से किसी ऑप्शन से आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा तब भी आपका ऑप्शन 4, और यदि मिस्टेक नहीं है तब भी आपका आंसर 4, नो इम्प्रूवमेंट। लेकिन हमें पता है शी विल सिंग ए सॉन्ग इफ़ यू विल डांस, हमें पता है कि दोनों क्लोज फ्यूचर टेंस में नहीं हो सकती। कंडीशनल सेंटेंस में जो आपकी प्रिंसिपल क्लोज होगी वो फ्यूचर टेंस में होगी, जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी। तो यू विल डांस की जगह यहाँ केवल क्या होगा, यू डांस। क्यों? क्योंकि प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आपका आंसर क्या हुआ, 3rd। शी विल सिंग ए सॉन्ग इफ़ यू डांस, तो आपका आंसर हो गया 3rd। तो इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और इम्प्रूवमेंट कराते हैं। देखिए, इम्प्रूवमेंट में आपकी जो पहला है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसमें आपको केवल मिस्टेक सर्च करनी होती है, पता लगानी होती है ए बी सी किस पार्ट में मिस्टेक है, नहीं है तो आपका आंसर डी। ये और थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कि इसमें आपको मिस्टेक का पता भी करना है और फिर वो कैसे इम्प्रूवमेंट होगा, उसको ए बी सी डी या 1 2 3 4 में से किस पार्ट को उसकी जगह रखने पर वो इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये थोड़ा सा और टिपिकल है। दूसरे तरीके से देखें तो हमें यहाँ सर्च करना होता है कि किस पार्ट में मिस्टेक है, जबकि इस तरह के सेंटेंस में मिस्टेक की पॉसिबिलिटी बता दी जाती है। तो ये भी हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा इजी इसलिए भी हो जाता है कि इसमें इंडिकेशन दिया जाता है कि केवल इसी पार्ट में मिस्टेक हो सकती है। आपको ये देखना ही नहीं है, केवल ये पार्ट देखना है कि यहाँ पॉसिबली मिस्टेक है। यदि यहाँ मिस्टेक है तो इनमें से हम किससे इसको इम्प्रूव करेंगे, दैट्स इट। तो ये हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, और जहाँ जहाँ मैंने बताया, जिन कंडीशंस में बताया, इन कंडीशन में केवल और केवल सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही ट्रांसलेट करना होता है, चाहे सेंटेंस किसी भी टेंस में क्यों ना दिया गया हो। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरे लेक्चर आप लाइक करते हैं, अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।